आज हम जानने वाले हैं कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की राजनीतिक विज्ञान कह दो या फिर लोकतांत्रिक राजनीतिक का तीसरा पाठ, जिसका नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। श्रम का लैंगिक विभाजन। लिंग के आधार पर कार्य का विभाजन लैंगिक विभाजन कहलाता है। उदाहरण के लिए औरतें घर का काम करती हैं व पुरुष घर के बाहर का काम करते हैं। नारीवादी आंदोलन। महिलाओं को पुरुष के बराबर अधिकारों की मांग नारीवादी आंदोलन कहलाता है, अथवा औरतों व पुरुषों के लिए समान अवसरों का अधिकार की मांग करने वाला आंदोलन भी नारीवादी आंदोलन कहलाता है। पितृ प्रधान। परिवार की ऐसी व्यवस्था जिसमें पिता का शासन अर्थात महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिकार देने वाली पारिवारिक व्यवस्था पितृ प्रधान व्यवस्था कहलाती है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आदि देशों में महिलाओं के जीवन स्तर ठीक है और सार्वजनिक स्थानों में भी महिलाओं की भागीदारी अच्छी है। स्त्रियों के साथ भेदभाव के पहलू। अभी भी ऐसे कई पहलू है जहां महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। जैसे महिलाओं की साक्षरता दर अभी भी पुरुषों के मुकाबले काफी कम है। जैसे भारत की पुरुष महिला साक्षरता दर 66.5% है। उच्च शिक्षा में भी साक्षरता प्रतिशत महिलाओं का कम है। कम साक्षरता के कारण उच्च पदों पर महिलाओं की संख्या बहुत कम होती है। लड़के की अधिक चाहत के कारण महिलाओं की संख्या कम है। भारत का लिंगानुपात 940 है। कुछ राज्यों की स्थिति इससे भी बुरी है। समान कार्यों के लिए समान वेतन नहीं दिया जाता। एक ही काम के लिए पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक कार्य करती है, लेकिन उनके काम का मूल्य नहीं समझा जाता। महिलाओं के साथ उत्पीड़न, शोषण और हिंसा के मामले भी देखने को मिलते हैं। जैसे महिलाओं की राजनीति का प्रतिनिधित्व पुरुष की तुलना में बहुत कम है। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत कम है। 2019 के चुनाव में लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 14.3 से पहुंची है। राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। बहुत कम महिला मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति जैसे पदों पर देखने को मिलती है। मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहता है। राजनीति में महिला प्रतिनिधियों महिलाओं की भागीदारियों के संबंध में भारत का स्थान दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के कुछ देशों में से भी नीचे है। इस समस्या को सुलझाने के लिए एक तरीका निर्वाचित संस्थानों में महिलाओं के कानूनी रूप में हिस्सा तय कर देना अर्थात आरक्षण देना। भारत में पंचायती राज के कुछ ऐसी ही व्यवस्था बताई गई है। पंचायती राज में महिलाओं के लिए 1/3 पद आरक्षित किए गए, लेकिन लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला। इस आशय का एक विधेयक संसद में लंबे समय तक लंबित महिला है, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां इस पर मत नहीं करती। सांप्रदायिक और राजनीतिक। पारिवारिक कानून। विवाह, तलाक, गोद और पुत्राधिकार के संबंधित कानून पारिवारिक कानून कहलाते हैं। सभी धर्मों के लिए पारिवारिक कानून अलग अलग होते हैं। सांप्रदायिकता। राजनीति को धर्म से जोड़ना ही सांप्रदायिकता है, अर्थात जब धर्म को राष्ट्र के आधार मान लिया जाएगा तो धर्म की अभिव्यक्ति एक धर्म को ऊंचा और दूसरे धर्म को नीचा मानने लगती है। एक धर्म की मांगों को दूसरे धर्म के विरोध में खड़ा करना सांप्रदायिकता कहलाता है। सांप्रदायिकता के विभिन्न रूप। सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति दैनंदिन जीवन में दिखती है। इनमें धार्मिक पूर्वग्रह, धार्मिक समुदायों के बारे में बनी अवधारणा और एक धर्म से दूसरे धर्म को श्रेष्ठ मानने की मान्यता शामिल है। ये चीजें इतनी आम हैं कि अक्सर हम उन पर ध्यान तक नहीं देते, जबकि हमारे अंदर ही बैठी होती है। सांप्रदायिकता सोच अवसर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रतिनिधित्व स्थापित करने के लिए फिराक में रहती है। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं उनकी यह कोशिश बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है। जो अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं उनमें यह विश्वास अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा का रूप ले लेता है। सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीतिक में गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। इसमें धर्म को पवित्र प्रवर्तकों, धर्म गुरुओं, भावनात्मक अपील और अपने लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीकों का उपयोग बहुत ही आम हो चुका है। चुनाव राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं जैसी भावनाओं में हितोहित की बातें की जाती है। कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप होकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा, नरसंहार करती है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए। आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिकता में हिस्सा हुई। पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता, जो कि आपने उद्देशिका में सुना ही होगा। राज्य का कोई धर्म नहीं होता, राज्य के लिए सभी धर्म समान होते हैं। ऐसी व्यवस्था में पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष व्यवस्था कहलाती है। भारत भी एक पंथ निरपेक्ष देश है, क्योंकि भारतीय संविधान में उद्देशिका में भारत को पंथ निरपेक्षता देश घोषित किया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 और 16 में धर्म के आधार पर होने वाले भेदभाव अवैध घोषित कर दिया
गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 अपने धर्म का अनुसरण करने और प्रचार व अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने की आज़ादी देता है। पाकिस्तान का राजकीय धर्म इस्लाम, श्रीलंका का राजकीय धर्म बौद्ध, इंग्लैंड का राजकीय धर्म ईसाई। इसके विपरीत भारत में कोई भी धर्म विशेष धर्म का दर्जा नहीं मिला। भारत में राज्य या सरकार का कोई भी धर्म नहीं होता। राज्य के लिए सभी धर्म समान होते हैं। संविधान राज्य को धार्मिक समानता स्थापित करने का अधिकार देता है। वर्ण व्यवस्था जातीय समूहों का ऐसा पदानुक्रम जिसमें एक जाति सबसे ऊपर अन्य जाति समूहों के लोग क्रमागत रूप से नीचे समझे जाते हैं। प्राचीन भारत समाज में 4 वर्णों की जातियां हुआ करती थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। आज की जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का अतिवादी और स्थायित्व रूप से है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, जबकि जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित होती है। आज की जातियों में एक विशिष्ट श्रम का विभाजन पाया जाता है, जिसमें पैसा पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है। शहरीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी सुविधाओं को ग्रामीण जनसंख्या का नगरों की ओर प्रवास शहरीकरण या नगरीकरण कहलाता है। आधुनिक भारत में जाति संरचना के बदलाव के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार, रामास्वामी, ज्योतिबा फूले व जैसे महापुरुष के प्रभाव। 2 शहरीकरण, 3 आर्थिक विकास, 4 साक्षरता में वृद्धि, 5 व्यवसाय चुनने की आज़ादी, अनुच्छेद 1906। 6 गाँवों में जमींदारी व्यवस्था का कमजोर पड़ना। राजनीति में जाति धर्म की भांति भी राजनीति से प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक। राजनीति में जाति अनेक रूप से धारणा कर चुकी है। चुनाव में पार्टियां विकट वितरण करती है तो उस क्षेत्र की जातियों के हिसाब से ध्यान रखती है, ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए वोट मिल पाए। सरकार के गठन के समय लगभग सभी जातियों को मंत्रिपरिषद की जगह देने की कोशिश की जाती है। राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार चुनाव में समर्थन हासिल करने के लिए जातीय भावनाओं का हो सकता है। एक व्यक्ति एक वोट और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के कारण उन जातियों को भी चेतना पैदा कराती है जिनको अब तक नीचा समझा जाता था। जाति में राजनीति हर जाति में खुद को बड़ा बनाना चाहती है, जो वह अपने समूह की जिन उपजातियों का छोटा सा नीचा बताकर अपने को बाहर रखना चाहती है। एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, इसलिए वह ज्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों के समुदायों के साथ लेने की कोशिश करती है। इस तरह उनके बीच संवाद और मोलतोल होता है। राजनीति में नई किस्म के जातिगत गोलबंदी हुई है, जैसे अगड़ा या पिछड़ा। जातिगत असमानताएं लिंग और धर्म आधारित असमानता दुनिया भर में है, लेकिन जाति आधारित विभाजन केवल भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। श्रम का जातीय विभाजन पाया जाता है, अर्थात जातियों के हिसाब से कार्य निर्धारित किए जाते हैं। विभिन्न व्यवसायों के वंशानुगत मान्यता प्राप्त की जाती है। अंतरजातीय विवाह संबंध नहीं पाए जाते हैं। सामाजिक आयोजनों में पांत में बैठकर भोजन नहीं करते। वह आर्थिक रूप से भी नीची जातियां पिछड़ी हुई होती है। सामाजिक भेदभाव आर्थिक भेदभाव का भी कारण होता है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो का भी करते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।